नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को रेडियो क्लासेस के अंतर्गत लाई हूँ और वह टॉपिक है कांग्रेस की स्थापना। साथियों, यह टॉपिक आप सभी प्रतियोगी युवा साथियों के लिए बेहद खास है क्योंकि इस टॉपिक से क्वेश्चन बराबर आप सभी के परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए इस टॉपिक को आरंभ करते हैं। साथियों, कांग्रेस की स्थापना आधुनिक भारत के इतिहास के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। एक तरह से कहा जाए तो कांग्रेस की स्थापना ने भारत की स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा और दशा का मार्ग प्रशस्त किया। ठीक, और ऐसा माना जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एक ब्रिटिश अधिकारी ए ह्यूम के प्रयासों से हुई है। वे एक सेवानिवृत्त अधिकारी थे जिन्होंने सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत में ही रहने का निश्चय किया था। उनका मानना था कि भारत में आई राष्ट्रीय जागृति को यदि सच में स्वीकार करना चाहिए और समयानुसार ऐसा कदम उठाना चाहिए जिससे इन वर्गों की मांगों के लिए एक न्याय संगत व्यवस्था हो। ऐसा मंच बनाने के लिए उन्होंने कलकत्ता के स्नातकों को पत्र लिखा तथा स्वयं भी बम्बई का दौरा किए। मार्च 1885 ईस्वी में, ध्यान रखें ये सन मार्च 1885 ईस्वी में तय किया गया कि एक नई संस्था इंडियन नेशनल यूनियन, जिसका प्रारंभिक नाम अर्थात कांग्रेस का प्रारंभिक नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन, का एक सम्मेलन क्रिसमस सप्ताह के दौरान पूना में आयोजित किया जाए क्योंकि यह जगह देश के केंद्र में थी तथा पूना सार्वजनिक सभा की कार्यपालिका समिति ने सम्मेलन की सारी व्यवस्था तथा आवश्यक कोष के इंतजाम करने की जिम्मेदारी ली थी। परंतु पूना में प्लेग फैलने के कारण बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को कांग्रेस की प्रथम बैठक हुई और दादा भाई नौरोजी ने इस संस्था का नाम कांग्रेस दिया। अब जानिए कि इसमें जो भी मैं बताई तो आप सभी के लिए परीक्षा के लिए भी कौन कौन से महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। तो सबसे पहले है साथियों कि प्रथम कांग्रेस का जो सम्मेलन पहले कहाँ निर्धारित था, पूना में, लेकिन क्यों स्थगित किया गया वहाँ पे और वहाँ से स्थानांतरित करके मुंबई में लेके जाया गया, क्योंकि वहाँ पर प्लेग फैल गया था जिसके कारण बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में प्रथम सम्मेलन आयोजित किया गया और तिथि कौन सी थी, 28 दिसंबर 1885 को थी। ठीक है, और इस संस्था का नाम कांग्रेस किसने दिया, तो इस संस्था का नाम कांग्रेस दिया गया दादा भाई नौरोजी द्वारा। कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनने का गौरव बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी को मिला। यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष बनने का गौरव किसे मिला, तो बंगाल के व्योमेश चंद्र बनर्जी को मिला। इसमें करीब साथियों 100 लोगों ने भाग लिया जिनमें 72 लोगों को सदस्य के रूप में मान्यता दी गई। इसी अधिवेशन से इस परंपरा की स्थापना हुई कि अध्यक्ष का चुनाव सम्मेलन स्थल वाले प्रांत के बाहर से होना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं अन्य फैक्ट। पहले अध्यक्षीय भाषण में WC बनर्जी ने कांग्रेस के कौन कौन से उद्देश्य को माना, अर्थात पहले अध्यक्षीय भाषण में WC बनर्जी जो कि प्रथम अध्यक्ष थे ने कांग्रेस के कौन कौन ऐसे मुद्दे थे जिसको उद्देश्य के रूप में नामांकित किया गया। तो पहला है था देश के लोगों के मध्य मित्रता तथा आपसी मेल मिलाप को बढ़ावा देना। ठीक है, हर एक फैक्ट को आप बहुत ही ध्यान से सुनेंगे। दूसरा था प्रजाति, धर्म, मत तथा प्रांतों के प्रति पैदा हुए सभी विद्वेषों को दूर करना। तीसरा था शिक्षित वर्गों द्वारा तात्कालिक मुद्दों पर व्यक्त मतों को दर्ज करना और जनहित में उठाए जाने वाले कदमों का निर्धारण करना। राष्ट्रीय एकता की भावना को संगठित करना। इस सम्मेलन में सबसे अधिक गहराई से राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा को व्यक्त किया गया। इसके लिए अंतिम दिन 9 प्रस्ताव पारित किए गए। ठीक है, इस सम्मेलन में सबसे अधिक गहराई से राष्ट्रीय एकता की आकांक्षा को व्यक्त किया गया और इसके लिए अंतिम दिन 9 प्रस्ताव पारित किए गए। भारतीय मसलों के छानबीन के लिए एक ऐसे रॉयल कमीशन की नियुक्ति की मांग की गई जिसमें भारतीयों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के भारतीय परिषद की समाप्ति हो तथा यह सीधे तौर पर ब्रिटिश संसद के प्रति जिम्मेदार हो। ब्रिटेन तथा भारत में एक साथ, ध्यान रखें,
ब्रिटेन तथा भारत में एक ही साथ सिविल सेवा परीक्षा आयोजित हो, सेना परीक्षा आयोजित की जाए, सेना के खर्चे को कम किया जाए। फिर से सुने, सेना के खर्चे को कम किया जाए। विदेश नीति से संबंधित प्रस्तावों में ऊपरी वर्मा के विलय की आलोचना की गई। केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायी परिषदों की कार्रवाई को उदारवादी बनाया जाए आदि से संबंधित विभिन्न उद्देश्य को रखा गया। ठीक है, इस सभा में सामाजिक सुधारों से संबंधित प्रश्न नहीं पूछे गए। इतिहासकार ब्रिटेन मार्टिन ने 1885 ईस्वी में न्यू इंडिया में टिप्पणी की कि कांग्रेस का पहला अधिवेशन एक नितांत व्यावसायिक मामला था, जो कि उसी तरह के इंग्लैंड और अमेरिका में होने वाले राजनीतिक संगठनों के लिए ईर्ष्या का विषय हो सकता है। कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम 1885 से 1906 तक कांग्रेस के महासचिव रहे। फिर से सुने ध्यान से, कांग्रेस के संस्थापक ह्यूम 1885 से लेकर 1906 ईस्वी तक कांग्रेस के महासचिव रहे। 1885 ईस्वी में कांग्रेस के सम्मेलन के समय निम्नलिखित अन्य संगठनों का भी सम्मेलन अलग अलग प्रांतों में हुआ। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इस वजह से आप अवश्य ही इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे कि 1885 में कांग्रेस के सम्मेलन जब मुंबई में हुआ तो अन्य संगठनों का भी सम्मेलन कई अन्य प्रांतों में हुए थे। वे कौन कौन थे? तो मद्रास महाजन सभा का द्वितीय सम्मेलन, इंडियन एसोसिएशन का द्वितीय भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, जबलपुर में यूरोपियों का सम्मेलन, इलाहाबाद में प्रयाग सेंट्रल हिंदू समाज का सम्मेलन। तो ये आपके परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण बिंदु रहे। अब आइए कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में विवाद। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कांग्रेस की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न विवाद के संबंध में। सबसे पहला विवाद है कि कांग्रेस के उत्पत्ति के संबंध में कई लोगों का मानना है कि ये तड़ित चालक सिद्धांत के रूप में माना गया। ठीक है, इस सिद्धांत के प्रतिपादक ने गोपाल कृष्ण गोखले के दस्तावेज को आधार बनाया है और इस सिद्धांत के अनुसार सरकारी असंतोष से बचने के लिए भारतीयों ने ही ह्यूम का उपयोग तड़ित चालक की भांति किया। ठीक है, तो ये रहा तड़ित चालक सिद्धांत। दूसरा रहा सेफ्टी वाल्व सिद्धांत। इस सिद्धांत के जनक लाला लाजपत राय हैं। उन्होंने ह्यूम के जीवनीकार विलियम वेडनवर्ड के कथन को आधार बनाकर 1916 में यंग इंडिया में प्रकाशित अपने लेख में यह सिद्धांत प्रस्तुत करते हुए कहा कि कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी और कांग्रेस की स्थापना का उद्देश्य राजनीतिक आज़ादी हासिल करने से कहीं ज़्यादा यह था कि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य पर आसन्न भारतीय असंतोष के खतरे से उसे बचाया जा सके। आगे कांग्रेस के अन्य आलोचकों जैसे मार्क्सवादी तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने इन मतों को आगे बढ़ाया। ठीक है, एक क्वेश्चन फिर से आपको मैं बताती हूँ कि ह्यूम के जीवनीकार का नाम क्या है? विलियम वेडनवर्ड। इन सब फैक्ट को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे क्योंकि इस चीज़ से आपके क्वेश्चन अवश्य ही बनते हैं। तो साथियों, अभी आपने कांग्रेस की स्थापना के संबंध में महत्वपूर्ण गतिविधियों, उनके फैक्ट को जाना जो कि आप सभी के परीक्षा के लिए बेहद ही ज़रूरी है। अब जानते हैं कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियाँ। ठीक है, कांग्रेस की राजनीतिक गतिविधियाँ या कार्यविधियाँ, जिसमें हम उदारवादी चरण और उग्रवादी चरण के बारे में आप सभी के बीच यहाँ चर्चा करने वाली हूँ। तो सबसे पहले आते हैं उदारवादी चरण। ठीक है, प्रथम चरण कौन सा रहा? उदारवादी चरण। इस उदारवादी चरण को भी कई भागों में विभाजित किया गया है। 1885 से 1892 ईस्वी तक इस चरण में नेतृत्व ह्यूम के हाथों में था और महत्वपूर्ण नेता वोमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, फिरोज शाह मेहता थे। कांग्रेस की दृष्टि अभिजात्य बनी रही और वह निचले स्तर पर नहीं जा सके। ठीक है, द्वितीय चरण देखिए 1892 से 1905 ईस्वी तक। इस चरण में गोपाल कृष्ण गोखले का उदय हुआ जो रानडे के शिष्य थे। कांग्रेस में भी गर्म दल का उदय हो चुका था। उदारवादी चरण में कांग्रेस के नेताओं की निम्नलिखित विशेषताएं थी, अर्थात कई ऐसी विशेषताएं थीं जो कि उन्हें उदारवादी के स्वरूप में परिलक्षित करती। वे पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त थे, वे निचले स्तर की जनता से नहीं जुड़ पाए थे। उनकी राजनीति की पद्धति थी प्रार्थनाएं, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र के जरिए ब्रिटिश जनमत को भारतीय समस्याओं से अवगत कराना। साथियों, ध्यान में रखें उदारवादी चरण के अंतर्गत कौन कौन से नेता थे और उग्रवादी चरण के तहत कौन कौन से नेता थे। फिर से मैं बताती हूँ, उदारवादी चरण में आपके
कौन कौन महत्वपूर्ण नेता थे? विमेश चंद्र बनर्जी, दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता और आपके गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, और इनके जो पद्धति थी कार्य की वो क्या थी? प्रार्थनाएं, प्रतिवेदन, स्मरण पत्र के जरिए ब्रिटिश जनमत को भारतीय समस्याओं से अवगत कराना था। उद्देश्य क्या था इनका? इनका उद्देश्य यह था क्रमिक रूप से राजनीतिक लाभ देश को दिलाना था। जी हाँ साथियों, क्रमिक रूप से राजनीतिक लाभ भारत को दिलाना था। और उनके कार्यक्रम क्या थे तो सुने। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना और बनते हुए राष्ट्र की भावना को मूर्त रूप देना, सामान्य कार्यक्रमों के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों की जनता को एकत्रित करना, जनता को राजनीतिक प्रशिक्षण देना, औपनिवेशिक अर्थतंत्र की मीमांसा करना। और उनकी मांगे क्या क्या थी वो भी आप ध्यान में रखें, क्योंकि इस पोर्शन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उनकी मांग थी साथियों प्रांतीय काउंसिल का गठन, आर्म्स एक्ट को रद्द करना, आईसीएस की परीक्षा का ब्रिटेन के साथ भारत में भी आयोजन करना, सेना में भारतीयों की कमीशन्ड ऑफिसरों के पद पर नियुक्ति करना, न्यायपालिका का कार्यपालिका से विभाजन करना, ठीक है, अर्थात पृथक्करण करना, सैनिक व्यय में कमी करना, भारत के सभी भागों में स्थायी बंदोबस्त का प्रचलन करना। मुस्लिम जनता की सहानुभूति जीतने के लिए 1888 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में एक विधेयक लाया गया, जिसमें इस प्रकार का प्रावधान था कि कोई ऐसा प्रस्ताव या विधेयक पास नहीं किया जाएगा जो मुस्लिमों की भावना को ठेस पहुंचाए। 1889 ईस्वी में एक अल्पसंख्यक अनुच्छेद लाया गया। जी हाँ साथियों, 1889 ईस्वी में एक अल्पसंख्यक अनुच्छेद लाया गया, जिसके अनुसार यह प्रावधान किया गया कि क्षेत्र की अल्पसंख्यक जनता को उनकी जनसंख्या के अनुपात से प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। 1857 ईस्वी में किसानों का समर्थन प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया। इसके लिए 2 लोकप्रिय पर्चे निकाले गए, जिनका 12 प्रादेशिक डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की। अर्थात देखिए फिर से सुने आप, 1857 ईस्वी में कांग्रेस का किसानों का समर्थन प्राप्त करने का भी प्रयास किया गया, इसलिए इनके समर्थन के लिए 2 लोकप्रिय पर्चे निकाले गए, जिनका 12 प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद किया गया। कांग्रेस के जनसंपर्क कार्यक्रम से सरकार भौचक्की रह गई, जागरूक हो गई कि ऐसा न हो कि इनके जनसंपर्क के कार्यक्रम से भारत में राष्ट्रीय जनजागरण का प्रसार हो जाए। और नवंबर 1888 में डफरिन ने कांग्रेस की आलोचना की तथा इसे अल्प प्रसार वाला संगठन बताया। ये क्वेश्चन भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि कांग्रेस को किसने इस प्रकार से आलोचना किया, अल्प प्रसार वाला संगठन, तो वो उत्तर हो जाएगा डफरिन। ठीक है, संयुक्त प्रांत के लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑकलैंड कॉल्विन ने इलाहाबाद अधिवेशन को रोकने का प्रयास किया। इस समय उदारवादी नेता का उद्देश्य भारतीय जनमत को प्रबुद्ध करना था। प्रार्थना, याचिका, स्मरण पत्र के माध्यम से वे ब्रिटिश जनमत को भी प्रभावित करना चाहते थे। 1889 ईस्वी में लंदन में कांग्रेस की एक समिति स्थापित हुई, जिसके संस्थापक दादा भाई नौरोजी, विलियम वेडनबर्न, WC केन और ह्यूम थे। 1890 ईस्वी में कांग्रेस के एक मुख्य पत्र के रूप में पत्रिका इंडिया का संपादन शुरू हुआ। ठीक है, अब सुने उदारवादी चरण के नेताओं का कार्यक्रम। जी हाँ साथियों, नेक्स्ट फैक्ट है उदारवादी चरण के नेताओं के क्या कार्यक्रम थे। प्रशासनिक कार्यक्रम, राजनीतिक कार्यक्रम और आर्थिक कार्यक्रम। तो सबसे पहले राजनीतिक कार्यक्रम बताती हूँ। राजनीतिक कार्यक्रम के अंतर्गत सिविल सेवा का भारतीयकरण का मुद्दा इनका प्रमुख था। आर्थिक में इनका था तटकर द्वारा भारतीय उद्योग सुरक्षा की मांग की जाए। प्रशासनिक कार्यक्रम के अंतर्गत इन लोग की मांग थी कि उन्होंने नारा दिया, प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं। उन्होंने व्यवस्थापिका के विस्तार की मांग की, साथ ही व्यवस्थापिका में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या की वृद्धि की भी मांग की। उदारवादी राजनीति की सीमाएं क्या रहीं तो ये भी सुने। इन्होंने कानून की चारदीवारी के अंतर्गत रहकर आंदोलन करना उचित समझा। ब्रिटिश न्यायप्रियता में इनका गहरा विश्वास था। इन्होंने जन आंदोलन लाने का कोई भी प्रयास नहीं किया। इनका सामाजिक आधार विस्तृत नहीं था, क्योंकि ये नेता उच्च वर्गीय मध्यम वर्गीय मानसिकता के थे। नरम दलीय नेताओं की निजी जीवन शैली अंग्रेजी थी तथा ये अपने व्यवसायों में अत्यंत सफल थे। इस कारण अंग्रेजों के प्रति इनका दृष्टिकोण दोहरा होता था। ठीक है, ये उनकी कुछ एक नीतियों की आलोचना तो करते थे, परंतु सामान्यतः ये अंग्रेजों के प्रशंसक थे तथा ब्रिटिश शासन की दैवीय प्रकृति में आस्था भी रखते थे। लेकिन यह पूर्णतया तर्कसंगत नहीं है। उसका कारण है कि इन लोगों के उदारवादी कार्यों के कारण ही आज देश एक स्वतंत्रता के
और आगे बढ़ा और परिणाम रहा कि 1947 में देश आज़ाद हुआ। इनकी उपलब्धियों को यदि हम देखते हैं तो इन्हीं के प्रयास से 1892 ईस्वी का एक्ट पारित हुआ। प्रारंभिक चरण में इन्होंने भारतीय जनता को राष्ट्रीय आंदोलन से परिचित कराया कि क्या होता है राष्ट्रीय आंदोलन, एक तरह से जन जागरण का ये कार्य किए। ठीक है, तो इस प्रकार से इनकी जो निष्ठा थी वो देश की आज़ादी के प्रति थी। इनके जो प्रयास थे वो अद्भुत रहे और इनके जो कार्य थे वह भी बेमिसाल रहे। अब आते हैं उग्रवादी चरण, जो 1905 के पश्चात इसका उद्भव होता है। ठीक है, पहले तो जानते हैं इसके उदय के क्या कारण थे। तो सबसे पहले उदय का कारण था उदार आंदोलन के प्रति इनका अविश्वास, अर्थात उग्रवादी चरण के अंतर्गत उदारवादी आंदोलन के प्रति इनकी आस्था नहीं थी। धर्म सुधार आंदोलन के परिणाम स्वरूप जनता में एक आत्मविश्वास, आर्थिक संकट का गहराना, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कुछ इस प्रकार के थे कि उग्रवादी चरण का विकास हुआ। जैसे 1896 ईस्वी में इथियोपिया द्वारा इटली को हराया जाना, 1905 में एक छोटे देश जापान के द्वारा रूस की पराजय, उग्रवादी विचारों का सैद्धांतिक आधार भी थे। अब जानते हैं कि क्या सैद्धांतिक आधार थे। उग्रवादी दल के अनुसार सन 1857 के विद्रोह के राष्ट्रवादी उद्देश्य स्वधर्म तथा स्वराज्य की स्थापना था। उग्रवादी नेताओं के अनुसार उदारवादियों ने जो बुद्धवादी अर्थात जो बुद्धिवादी तथा पाश्चात्य आदर्शों को अपनाया था, उनके कारण वे जनसाधारण से काफ़ी दूर चले गए। उनका मानना था कि उदारवादी नेता इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। इस काल में विभिन्न सुधारकों के तहत चलाए गए धर्म सुधारों आंदोलनों ने राजनीतिक उग्रवाद को प्रोत्साहित किया। ठीक है, गर्म दल देश के 3 भागों में अधिक सक्रिय थे। महाराष्ट्र दल के नेता कौन कौन थे? तिलक। बंगाल दल के नेता कौन कौन थे? तो बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। तथा पंजाब दल के नेता थे लाला लाजपत राय। फिर से सुने, महाराष्ट्र दल के नेता थे तिलक, बंगाल दल के नेता थे बिपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष, और पंजाब दल के लाला लाजपत राय। अर्थात ये जो नेताओं के जिनका मैं जिक्र की वो उग्रवादी चरण के नेता रहे हैं। बंगाल के उग्रवादी बंकिम चंद्र चटर्जी से अत्यधिक प्रभावित थे। बंकिम चंद्र चटर्जी एडमंड बर्ग की तरह उदार पुरातन पंथी थे। वे भूतकाल से इस आधार पर संबंध विच्छेद नहीं करना चाहते थे कि इससे समस्या सुलझने की बजाय और भी उलझेगी। ठीक है, उग्रवादियों का राष्ट्रवाद भावुकता से परिपूर्ण थे। ठीक, राष्ट्रवाद की इस प्रेरणादायक धारणा में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जैसे सभी आदर्शों का समावेश था। अरविंद ने देशभक्ति को अत्यंत ऊंचा उठाकर उसे मातृवंदना के समक्ष रख दिया। एक पत्र में उन्होंने कहा था कि मैं अपने देश को अपनी माँ मानता हूँ, मैं उसकी आराधना करता हूँ, मैं उसकी स्तुति करता हूँ। अरविंद दयानंद की शिक्षाओं से अत्यंत प्रभावित थे तथा उन्हें वे भारत का सबसे बड़ा सुधारक मानते थे। तिलक ने इस बात का विरोध किया कि एक विदेशी सरकार जनता के निजी और व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप करे। 1891 ईस्वी के विवाह के न्यूनतम आयु को बढ़ाने वाले विधेयक का उन्होंने इसी आधार पर विरोध किया। उन्होंने 1881 के प्रथम फैक्ट्री एक्ट का भी विरोध किया। उन्होंने सन 1893 में गणपति महोत्सव प्रारंभ किया। 15 अप्रैल 1896 को प्रथम बार शिवाजी उत्सव आयोजन हुआ। 4 नवंबर 1896 को दक्षिण सभा की स्थापना से महाराष्ट्र में गर्म दल तथा नरम दल पूरी तरह से अलगाव हो गया। तिलक ने सन 1895 ईस्वी में कांग्रेस के पंडाल में महादेव गोविंद रानडे को नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी। बंगाल में अरविंद घोष ने 1893-94 में इंद्र प्रकाश, फिर से सुने, बंगाल में अरविंद घोष ने 1893-94 कितना 1893-94 में इंदु प्रकाश पत्र में न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड नामक निबंध में उग्रवाद की क्रमबद्ध व्याख्या की। अभी मैं आपको जो भी फैक्ट बताई हूँ वो प्रायः परीक्षा में न सिर्फ पूछा गया है बल्कि कई बार रिपीट भी किया गया है। ठीक है, तिलक ने भी मराठा तथा केसरी के जरिए उग्रवादी विचारों का प्रचार प्रसार शुरू किए। 1902 तक बिपिन चंद्रपाल भी उग्रवादी दल में आ गए तथा कांग्रेस के बारे में उन्होंने लिखा कि कांग्रेस भारत में और लंदन में उसकी ब्रिटिश कमेटी दोनों ही भिक्षा मांगने वाली संस्था है। लाला लाजपत राय ने भी
कांग्रेस की आलोचना की तथा 1893 से 1900 तक के किसी अधिवेशन में भाग नहीं लिया। उदारवादी और उग्रवादी के बीच के मतभेद क्या थे? वैचारिक मतभेद थे और व्यक्तियों का टकराहट था। तो साथियों, आज मैं आप सभी को कांग्रेस की स्थापना, उदारवादी और उग्रवादी से संबंधित अत्यंत ही महत्वपूर्ण फैक्ट पर चर्चा की। अब चर्चा करते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो कि आप सभी की परीक्षा के दृष्टिगत अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। साथियों, पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किस अंग्रेज की महत्वपूर्ण भूमिका रही? उत्तर होगा A.O. ह्यूम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक। कई प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, वैज्ञानिक थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, मिलिट्री कमांडर थे या असैनिक सेवक थे? तो उत्तर हो जाएगा असैनिक सेवक। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा साथियों 1885 में। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया? उत्तर होगा 72। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ? ठीक, तो क्वेश्चन हो जाएगा मुंबई में हुआ। ठीक है। और पहले कहाँ होना था? पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण स्थान परिवर्तित होकर क्या हो गया? बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। ठीक है। और कब हुआ? 28 दिसंबर 1885 को। ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों W.C. बनर्जी। कौन से? W.C. बनर्जी। ठीक है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? ध्यान रखें, महासचिव पूछता है तो उत्तर हो जाएगा A.O. ह्यूम। ठीक है। A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? यदि ये प्रश्न आता है तो उत्तर होगा लॉर्ड डफरिन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो उत्तर हो जाएगा साथियों लॉर्ड डफरिन। ठीक है। तो आप भूलेंगे बिल्कुल नहीं। नेक्स्ट हो जाएगा, किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया? तो उत्तर हो जाएगा साथियों लॉर्ड डफरिन, जो कि प्रथम वायसराय वहाँ उस समय थे। कब प्रथम? कांग्रेस के समय प्रथम नहीं थे, मतलब जब कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय थे। ठीक है। नेक्स्ट सुनिए कि यदि क्वेश्चन पूछे कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो उत्तर हो जाएगा साथियों सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी उपस्थित नहीं थे और ये कई बार इनके बारे में पूछा गया। क्यों? क्योंकि 1876 में बंगाल के युवा राष्ट्रवादियों ने सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के नेतृत्व में इंडियन एसोसिएशन का गठन किया। दिसंबर 1883 में इंडियन एसोसिएशन ने अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। दूसरा सम्मेलन इसका उसी तिथि को अर्थात दिसंबर 1885 को कलकत्ता में हुआ था, जिसके कारण वो यहाँ पर उपस्थित नहीं हो पाए मुंबई में। ठीक है। जब ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो साथियों इसका उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। उस समिति का सभापति कौन था? तो मिस्टर डिग्बी। ठीक है, मिस्टर डिग्बी थे। ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन सुने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सुने आप साथियों, जो भी ये मैं क्वेश्चन आप सभी को बता रही हूँ आप सभी के परीक्षा में पूछे जाने की संभावना है और एक बार नहीं कम से कम 3 से 4 बार ऑलरेडी परीक्षा में पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष था कौन? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न कि कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे? तो उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद। ठीक। अब आपको मैं और भी कुछ क्वेश्चन बता रही हूँ कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? तो उत्तर हो जाएगा साथियों बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक। ठीक। अब क्वेश्चन बनता है कि लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय। अब क्वेश्चन बनेगा कि कौन भारतीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही? 3-4 महिलाओं का दे देगा। ठीक है।
जिसमें जो सबसे पहली थी वो थी एनी बेसेंट। तो फिर आपकी एनी बेसेंट पे आप उस पर OMR पे अपना टिक लगाएंगे। ठीक है, तो साथियों इस प्रकार से मैं आप सभी को अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर बता रही हूँ। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना? तो उत्तर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1917 में। ठीक है, और इसमें किसको चुना गया प्रथम महिला के रूप में? एनी बेसेंट को चुना गया था। तो आप बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन कई रूपों से पूछा गया है। क्वेश्चन ये आ जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तब उत्तर हो जाएगा साथियों सरोजिनी नायडू। ठीक है, और सरोजिनी नायडू के बारे में और भी कुछ जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो जानिए। सरोजिनी नायडू प्रख्यात कवित्री और राष्ट्रवादी नेत्री थी। 1925 में कानपुर में हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें वार्षिक अधिवेशन में वे कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। वे महात्मा गांधी की विश्वासपात और निष्ठावान सहयोगी थी। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने पर इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। 1947 में यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल भी रही। ठीक है, तो इस प्रकार से साथियों आज मैं आप सभी को भी तमाम महत्वपूर्ण प्रश्नों का उत्तर बताई, जो कि आप सभी के लिए बेहद ज़रूरी था। और चूँकि अब बाकी जो क्वेश्चन है उसके लिए मैं स्पेशल आप सभी के बीच क्लासेस लूँगी इस टॉपिक से रिलेटेड। आज जो टॉपिक मैं आप सभी को कवर की हूँ रेडियो क्लासेस में, आप अवश्य ही इसे NCERT से अध्ययन करेंगे, यूनिक के सामान्य अध्ययन के इतिहास विषय से अध्ययन करेंगे, साथ में जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन आए हुए हैं उसे आप अवश्य अध्ययन करेंगे, ताकि आपको एक राह मिल सके यह जानने का कि इस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। साथियों इसी आशा विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी से विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे। नमस्कार।